अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बीकॉम के सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। फिलहाल जो सिलेबस मैंने यहाँ पर लिया है वो रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर आधारित है, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस सेम ही है और इसमें आपको ये कॉमन चैप्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जो चैप्टर देखेंगे उसका नाम है मटेरियल। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग मटेरियल के वैल्यूएशन के बारे में जानेंगे। जहाँ तक बात करते हैं कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल जो है बहुत इजी होता है और थ्योरी भी बहुत आसान होता है। जो क्रैश कोर्स है इस पर मैं पूरा डिटेल में स्टडी नहीं करवा रहा हूँ क्लासरूम टाइप का। जैसा कि आपको पता है कि क्लासरूम में मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, बहुत सारे टेक्निक्स बताता हूँ, बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स बताता हूँ, कैलकुलेशन का मेथड बताता हूँ, जिसमें आपको बहुत आसानी से आप एग्जाम में अपना 80-90 प्लस स्कोर करते हो। यानी कि यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे बीकॉम का कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ पर हम लोग कुछ ही क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको सिलेबस का ओवरऑल आइडिया देगा। इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है बीकॉम का क्रैश कोर्स। यानी कि यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों का केवल मैं डिस्कशन करूंगा। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है इसमें हम लोग अभी जो देखने के लिए जा रहे हैं वो आपका मटेरियल सब्जेक्ट है। जैसा कि आपको पता है जो मटेरियल होता है ना, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो बेसिकली 3 तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। एक में लेवल जो है ना डिसाइड किया जाता है, यानी कि मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये सब कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया जाता है। दूसरे तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी और जो इससे रिलेटेड चीजें हैं वो डिटरमाइन करने के लिए दी जाती हैं। उसके बाद जो है ना वो आपका स्टॉक जो होता है ना उसका स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला जाता है, जिसमें कितना स्टॉक परचेज किया, कितना स्टॉक कंज्यूम किया और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, यानी कि स्टॉक स्टेटमेंट, जो कि आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो मेथड और लीफो मेथड से देखा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ रखी होगी, मैं केवल रिवाइज करवा रहा हूं। और ये एक प्रकार का क्रैश कोर्स है जहां पर मैं लिमिटेड क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस से आपको रूबरू करवाने की कोशिश कर रहा हूं और जो चीजें आप भूल चुके हैं उसको मैं रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर हम लोग जो प्रैक्टिकल देखेंगे पहले, उसके बाद लास्ट में हम लोग थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। अगर बीकॉम एग्जाम की बात की जाए तो बीकॉम एग्जाम में प्रैक्टिकल सॉल्व करने से ज्यादा स्कोर होता है और प्रैक्टिकल बहुत आसान होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। बस क्वेश्चन में मामूली सा ट्विस्ट होता है जिसको आपको समझना होता है। उसके अलावा जो मटेरियल कॉस्टिंग है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करते हो खासकर ये जो रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल है उसका फॉर्मूला को याद करने की। यहाँ पर मैं बहुत आसान तरीके से फॉर्मूला को बताऊंगा जिसमें आपको याद कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। जी हाँ, बिना समझे बिना रटे आप एग्जाम में बिल्कुल भूलोगे नहीं। इस तरीके से मैं आपको रीऑर्डर लेवल या फिर मैक्सिमम लेवल या मिनिमम लेवल चीजें जैसी चीजें कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लेवल, यानी कि रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल। ठीक है, ये सारे लेवल को कैलकुलेट करना सीखते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की और उसके बाद हम लोग स्टॉक का जो है स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो फिलहाल जो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि अभिनव झा लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है रांची में और वो अपना अलग अलग स्टॉक लेवल जानना चाहता है। मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और रीऑर्डर लेवल, इनके लिए डाटा दिया गया है। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे के हिसाब से मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है। तो जैसा कि मैंने बिना फार्मूला करके मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि बिना फार्मूला रटवाए हुए मैं आपको ये जो लेवल वाला क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व करना बताऊंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 कैटेगरी अपने मन में बांट लेनी है। एक मिनिमम, दूसरा मैक्सिमम और तीसरा जो है मिनिमम, मैक्सिमम और तीसरा नॉर्मल, नॉर्मल कंजम्पशन। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि मैक्सिमम कंजम्पशन यहाँ पर 70 यूनिट है, आप इसको आराम से लिख दोगे। नॉर्मल कंजम्पशन पर डे का 40 यूनिट है, ठीक है, ये भी आप इसको लिख दोगे। उसके बाद मिनिमम कंजम्पशन 30 यूनिट्स है। जी हाँ, ये कंजम्पशन का डिटेल है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, कंजम्पशन का डिटेल क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि रीऑर्डर क्वांटिटी 500 यूनिट है, इसको आप साइड में फिलहाल लिख लोगे आरक्यू के नाम से। रीऑर्डर लेवल 500 क्वांटिटी है, ठीक है, इसको मैंने साइड में यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर बोलता है कि रीऑर्डर पीरियड 10 से लेकर 15 दिन तक है। जी हाँ, रीऑर्डर पीरियड कहा गया है 10 से लेकर 15 दिन है, लेकिन नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड भी दिया गया है वो 12 दिन है। तो अब हम लोग पीरियड की बात करते हैं। एक तरफ तो कंजम्पशन आ गया और दूसरी तरफ पीरियड हम लोग यहाँ पर लिख लेना है। पहला मिनिमम है 10 दिन और उसके बाद जो है मैक्सिमम है 15 दिन और नॉर्मल डेज है आपका यहाँ पर 12 दिन। ये आपका क्वेश्चन ही खुद बताएगा, जिसको मैंने एक जो है ना बॉक्स के फॉर्म में आप इसको बस अरेंज कर दोगे और लिख दोगे द स्टेटमेंट शोइंग, जो यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि द स्टेटमेंट शोइंग कंजम्पशन डिटेल एंड पीरियड ऑफ कंजम्पशन। ठीक
ठीक है, ये स्टेटमेंट जो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसको आप ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में और दिखने में सुंदर लगेगा। अब जहां तक बात करते हैं कि ये शॉर्टकट मेथड यहाँ पर हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला कैसे यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं। पहली बात हम लोग करते हैं कि अगर ये 70 को मल्टीप्लाई किया जाता है, ये मैक्सिमम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका रीऑर्डर लेवल। जी हाँ, रीऑर्डर लेवल। आप ध्यान से देखना, ये जो शॉर्टकट मेथड मैं बता रहा हूं इससे आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ रहा है, ये रीऑर्डर लेवल है। यानी कि 70 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 15, तो 70 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो करके देख लेते हैं। यहां पर हम लोग बात करते हैं कि 70 को हम लोग 70, आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, बस यहाँ पर कैलकुलेटर का रेफरेंस पर्पस के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आपका जो है ना 1050 कैलकुलेट हो गया, तो रीऑर्डर लेवल 1050 यूनिट्स। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर इसका नाम हम लोग देते हैं ये कैलकुलेशन का ए, अगर ये कैलकुलेशन का ए नाम देते हैं, ये कैलकुलेशन जो आएगा उसका नाम बी देते हैं और ये कैलकुलेशन का सी नाम देते हैं। अब हम लोगों को जानना है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम लेवल बराबर ए माइनस बी, और b क्या है, b है आपका 40 मल्टीप्लाई बाई 12। जी हाँ, 40 मल्टीप्लाई 12, 12 चौक 48 यानी कि 480 ये आएगा। और जैसा कि आपको पता है कि ये 1050 यूनिट है, 1050 यूनिट है। 1050 माइनस 480 अगर आप करते हो तो ये कितना आएगा, 1050 माइनस 480, ये आपका 570 आएगा। अब ये क्या कैलकुलेट हो गया, ये आपका मिनिमम लेवल कैलकुलेट हो गया। जी हाँ, आप देख सकते हो कि बिना फॉर्मूला के मैंने आपको बता दिया कि ये मैक्सिमम को मल्टीप्लाई किया तो रीऑर्डर, उसके बाद जो है ना ये a माइनस बी किया, b का मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, यानी कि 480, तो ये मिनिमम लेवल आ गया। अब जहां तक बात करते हैं सी की, सी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी बोलता है a प्लस आर क्यू, ए प्लस आर क्यू, ये आर क्यू 500 यूनिट आपका दिया हुआ है, एक ए आपने कैलकुलेट किया था 1050 यूनिट, ये आपका दिया हुआ है 500 यूनिट, और माइनस सी, यहाँ पर सी को माइनस करेंगे यानी कि माइनस सी, यानी कि 30 नहीं के 300 यूनिट को आप माइनस करेंगे। जो भी कैलकुलेशन आएगा यहाँ पर ये आप 1250 ठीक है, 1250 यूनिट, ये आपका हो गया मैक्सिमम लेवल। जी हाँ, मैक्सिमम लेवल ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और मैंने बहुत आसानी से आपको बता दी। तो मैक्सिमम को मल्टीप्लाई कर दिया तो रीऑर्डर लेवल आ गया। अब जो रीऑर्डर लेवल आया उसमें से माइनस किया नॉर्मल का जो कंजम्पशन और मल्टीप्लाई बाय पीरियड था, उसके बाद जो क्या बोलते हैं, तो आपका मिनिमम लेवल आ गया। जब हम लोग मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करने के लिए गए तो हम लोगों को ए चाहिए यानी कि रीऑर्डर लेवल, उसमें आपका रीऑर्डर क्वांटिटी चाहिए और माइनस सी करेंगे, सी मतलब मिनिमम कंजम्पशन और मल्टीप्लाई बाय मिनिमम पीरियड। इस तरीके से आप फॉर्मूला जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने आपका काम अब आसान कर दिया ना। अगर ये काम मैंने आपका आसान कर दिया, यही फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल वगैरह सबका, तो फिर एक लाइक तो बनता ही है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बनता ही है। चलिए हम लोग इसी प्रकार से, अगर मान लीजिए एवरेज लेवल कैलकुलेट करने के लिए बोलता तो मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज लेवल हो जाता। अब हम लोग बात करते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वैसे तो ये हमारा क्रैश कोर्स है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाना है मुझे, क्योंकि मैं क्लास में डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, आप और भी जानकारी अगर लेना चाहो तो मुझको आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9771116500 नंबर पे, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। नहीं तो आप मुझे abhinavjha@cscsvideos.com पे मेल भी कर सकते हो। abhinavjha@cscsvideos.com, gmail.com नहीं, cacsvideos.com, ये मेरा वेबसाइट है cacsvideos.com, CA और csvideos.com। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, यहाँ पर cacsvideos.com, CA और CS की वीडियोस मिलती है। उसके अलावा ICWA की भी वीडियोस मिलती है, जिसको CMA के नाम से पॉपुलरली जानते हो। उसके अलावा अभी आपको स्पोकन इंग्लिश और बीकॉम एकेडमिक लेवल की भी वीडियोस उस पर मिलेगी। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अभिनव झा इंटरप्राइज इज हैविंग मटेरियल इन यूज इन एवरी वीक एज फॉलोज, नॉर्मल यूज, मिनिमम यूज और मैक्सिमम यूज। तो फिर से हम लोग कंजम्पशन को अरेंज कर लेते हैं। मैक्सिमम वाला 225 है, आपका मिनिमम वाला 75 है और नॉर्मल वाला 150 यूनिट्स है। ये आपका कंजम्पशन हो गया, ये आपका कंजम्पशन हो गया। अब हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो 4 से लेकर
6 वीक तक दिया गया है टाइम पीरियड, तो ये 4 और 6 ये चीज़ नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया रहेगा नॉर्मल वाला तो आप एवरेज निकाल सकते हो। 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 और 4 को जोड़ा हमने तो 10 हो गया, 10 को डिवाइड किया तो 2 से तो 5 हो गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया, एवरेज करके निकल आया। आप एवरेज एवरेज कैलकुलेट करके दिखा दोगे, 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2 = 5। इस तरीके से वर्किंग नोट नंबर 1 करके आप तैयार कर सकते हो, आप एवरेज कैलकुलेट करके दिखा दोगे। अगर मान लीजिए केवल ये 5 दिया हुआ रहता और ये पीरियड 4 और 6 नहीं दिया रहता, तो आप क्या करते, तब सब में 5 5 5 मान लेते, 5 5 5 मान लेते। कैसे, अगर ये 4 और 6 नहीं दिया रहता है, सपोज दैट मैं इसको उड़ा देता हूँ, फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं इसको उड़ा देता हूँ। अगर ये सिर्फ केवल ये दिया रहता, केवल नॉर्मल वाला दिया रहता, तो आप क्या करते, इसको 5 और 5 मान लेते। क्यों, क्योंकि 5 5 + 10 हो गया और 10 का आधा यहाँ पर 10/2 = 5 हो गया, इसीलिए इस तरह से एजम्पशन लेते हैं अगर इन्फॉर्मेशन कोई क्वेश्चन में मिसिंग है तो। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है, इसकी वजह से 4 और 6 वीक हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। अब फिर से आते हैं बात रीऑर्डर लेवल को, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर लेवल जो है वो निकल आएगा, रीऑर्डर लेवल निकल आएगा। 225 × 6, 225 × 6 आपका कितना हो गया, तो यहाँ पर जो है 1350 हो गया, 1350 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कैसे इतना फास्ट निकाला, तो आप देख सकते हो कि ये 200 को 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1200 हो गया। और 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका कितना हो गया, 150 हो गया। ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे को 1350 मिल गया। इतना फास्ट आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रीऑर्डर लेवल आपने निकाला 1350। अब इसको हम लोग अगर नाम देते हैं ए, तो ए में से माइनस करेंगे बी को, तो हम लोगों का मिनिमम लेवल कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1350 और 15 × 5 = 75, यानी कि 750। 1350 में से 750 गया तो 600, ये आपका मिनिमम लेवल हो गया, ये आपका मिनिमम लेवल हो गया। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल कैसे आप कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में ढूंढना है रीऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पर हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी 900 यूनिट्स है, तो 900 यूनिट्स है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, रीऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम लेवल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को a + RQ - C ये करना है। तो ए हमारा कितना है, ए 1350 है, RQ हमको दिया हुआ है 900 यूनिट, और सी को किया तो 75 चौके 150 150 300। ठीक है, तो 300 करके जो है ना ये आ गया, तो यानी कि ये आपका 600 हो गया और 1350 हो गया, यानी कि मैक्सिमम लेवल 1950 हो गया। इस तरीके से आपने यहाँ पर जाना क्या कैलकुलेट करना, इस तरीके से आपने यहाँ पर मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करना जाना। अगर एवरेज लेवल भी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, मैक्सिमम मिनिमम को जोड़ देते, 1950 + 600 डिवाइडेड बाई 2 कर देते, तो वो एवरेज लेवल निकल आता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले कहानी की तरफ। ये हमको पूछा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि कभी भी आप स्टॉक जो है मटेरियल, स्टॉक में अगर मटेरियल को रखते हो, मटेरियल यानी कि आपका इनपुट जो कि आपको फिनिश्ड गुड्स बनाने में आपको जिसका यूज़ करना है, तो मटेरियल अगर आपने ज़्यादा खरीद लिया तो आपको कैरी करने का खर्चा लगेगा। जैसे कि आपको रूम रेंट देना पड़ेगा, अगर कूलिंग फैसिलिटी एसी वगैरह लगा के रखना है मटेरियल को सुरक्षित रखने के लिए, सुपरवाइजर को रखना पड़ेगा, तो और तरह से अन्य प्रकार आपका खर्चा बढ़ेगा अगर एक साथ बहुत सारा मटेरियल ऑर्डर कर लिया तो। इसकी वजह से मटेरियल एक लेवल पर ही, मिनिमम लेवल पे ही ऑर्डर करना है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है इकोनॉमिक लेवल पे ही ऑर्डर करना है। इसीलिए ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। थ्योरी में मैंने बहुत सारी बातें बताई है, पूरा फार्मूला का लॉजिक और कंप्यूटेशन बताया हुआ है। क्लास में मैं ये सारी चीज़ों को काफ़ी तवज्जो देकर, काफ़ी स्ट्रेस देकर, काफ़ी फोकस करके मैं एक एक बातों को एक्सप्लेन करता हूँ, और आपको न केवल फार्मूला याद करवाता हूँ बल्कि उसका लॉजिक भी बताता हूँ, और बहुत तरीके के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको पूरा प्रॉपर परफेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि ये जो व्हाट्सअप नंबर मेरा है उसको आपने सेव कर लिया होगा, और आप व्हाट्सअप पे मेरे से कांटेक्ट में रहोगे, टच में रहोगे। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करोगे। तो चलिए हम लोग अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमारा 4 एलिमेंट होता है। एक होता है ए किसको बोलते हैं, एनुअल डिमांड को। नाम से जाहिर है एनुअल डिमांड, यानी कि पूरे साल में हम लोगों को मटेरियल कितना लगेगा उसको बोलेंगे एनुअल डिमांड। ए करके इंडिकेट उसको किया।
ओ का मतलब जितनी बार आप ऑर्डर करोगे ना कुछ खर्चा बैठता है। जितनी बार ऑर्डर करोगे इतनी बार कुछ खर्चा बैठता है। तो जब ये फॉर्मूला बनाया गया था तो इंटरनेट तो था नहीं, तो आपको जो है ना वो ऑर्डर जो है ना मान लीजिए इन्वेलप में आपका जो है ना पोस्ट बाई पोस्ट भेजा जाता होगा। तो मान के चलिए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है 50 रुपया पर ऑर्डर। ऐसे भी ऑर्डर करने से पहले भी बहुत प्रकार के खर्चे होते हैं। ऑर्डर करना उतना आसान नहीं होता है। ऑर्डर करने के लिए बहुत तरह के खर्चे होते हैं, यानी कि आपको एक टीम का संगठन करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद जो है ना जो एक्सपर्ट हैं उसको अपॉइंट करना पड़ता है, एवं प्रकार के खर्चे होते हैं जो कि थ्योरी में हमने डिस्कस करा था क्लास में। ठीक है, तो ए का मतलब एनुअल डिमांड, ओ का मतलब यहाँ पर ऑर्डर के हिसाब से जो खर्चा जाता है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 50 पर ऑर्डर, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर जो है लिखा है। ठीक है, 50 पर ऑर्डर के हिसाब से, तो यानी कि ओ का मतलब पर ऑर्डर। उसके बाद सी का मतलब होता है मटेरियल अगर आप खरीदोगे तो पर यूनिट का कुछ ना कुछ परचेज प्राइस तो होगा ना, तो सी का मतलब होता है परचेज प्राइस पर यूनिट। जी हाँ, परचेज प्राइस पर यूनिट। एक यूनिट कितने में आपने खरीदा है उसको बोला गया परचेज प्राइस। मटेरियल जब खरीद के लाओगे तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो परचेज प्राइस पर यूनिट सी करके इंडिकेट किया जाता है। अब यही परचेज प्राइस पर यूनिट में एक परसेंटेज होता है कि एक यूनिट को सुरक्षित रखने में आपको कितना खर्चा जाता है एक साल में। जैसे कि मान लो कि मैं एक इस तरह का मार्कर पेन मैं खरीदता हूँ, मार्कर पेन का मैं स्टॉक बना के रखता हूँ, मैं इसका सप्लायर हूँ बहुत बड़ा, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, इसको सुरक्षित रखने के लिए मेरे को कूलिंग लगाना पड़ेगा, यानी कि एसी वगैरह लगाना पड़ेगा, एवं प्रकार से रेंट का खर्चा लगेगा। ठीक है, एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, साफ सफाई वाला रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें स्टॉक मेंटेन करने के लिए मेरे को रखनी पड़ेगी। यानी कि हमको कैरेज करने के लिए उसमें जो है ना वो खर्चा होगा, वो पर यूनिट के हिसाब से मैनेजमेंट हमको बताता है कि अंदाजन कितना खर्चा होगा। तो मैनेजमेंट ने हमको बताया मान लीजिए 10% अंदाजन खर्चा होगा। तो जो भी आपका परसेंटेज में बताया जाएगा ना, वो पर यूनिट परचेज प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई होगा और उसको आई करके इंडिकेट किया जाएगा। आई जो है यानी कि ये परसेंटेज में रहेगा। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला रूट अंडर 2AO डिवाइडेड बाय CI इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि आपको पता है कि जो कंजम्पशन जो होता है वो लगातार होता है, वर्क इन प्रोग्रेस में आपका कंजम्पशन लगातार रहता है। अगर मान लीजिए कि कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में, जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री के अंदर में बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होके एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, अब अचानक से आप मुझसे पूछ दोगे कि उसमें कितना स्टॉक है, कितना रॉ मटेरियल गया है, तो मैं आपको एवरेज निकाल के बता दूंगा कि जितना जब डाला था तो कितना था हमारे पास, और जब डालने के बाद कितना बचा डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि एवरेज निकालने का जब बात आता है ना तो 2 का यूज होता है, 2 का यूज होता है। एक्चुअली एवरेज मान के ही ये फॉर्मूला जो है ना डिराइव किया गया है। इसकी कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, फिलहाल आपको याद रखना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला रूट अंडर 2AO डिवाइडेड बाय CI, रूट अंडर 2AO डिवाइडेड बाय CI। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। अलग कलर के पेन का मैं यूज करता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो अच्छे तरीके से। फॉर अभिनव झा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रांची, फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस पर ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 सवाल हमारा पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एनुअल कंजम्पशन 10,000, मैंने बोला था साल में कितना कंजम्पशन होता है हमारा रॉ मटेरियल का, 10,000 यूनिट्स का कंजम्पशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर, यानी कि वो कितना हो गया हमारा, जो पर ऑर्डर के हिसाब से खर्चा हमको लगता है, तो 50 रुपया पर ऑर्डर, 50 रुपया पर ऑर्डर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर बात करते हैं कि मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से कितना पड़ता है। तो मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पर RS लिखना है रुपीस, यहाँ पर यूनिट के हिसाब से ₹25 पड़ता है, ₹25 पर यूनिट। ठीक है, और उसके बाद इसको कैरेज करने के लिए, ठीक है, 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है 25 पर यूनिट, आई मतलब हमारा 10%। अब अगर इस फॉर्मूला पे हम पुट करते हैं 2AO डिवाइडेड बाई CI, तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000, उसके बाद O का मतलब 50, C का मतलब 25 और I का मतलब 10%, 25 का 10% यानी कि ₹2.5 हो गया, ₹2.5 हो गया। इस प्रकार से आप फॉर्मूला को यूज करोगे। एक बार मैं आपके लिए कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, मैं 1 मिनट के लिए पॉज करता हूं वीडियो को।
तो यहाँ पर जो है ये आपका आएगा, यहाँ पर जो है ये आपका कितना आएगा, 632 यूनिट्स आएगा, 632 यूनिट्स अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। अब यहाँ पर पूछता है नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करने पड़े। तो आपको पता है कि साल भर में एनुअल डिमांड कितना है, एनुअल डिमांड कितना है। ठीक है, और आप एक बार में कितना ऑर्डर करोगे मैक्सिमम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है आपका, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस यानी कि 10,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 632 यूनिट्स, ये आपका हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस। इस तरीके से हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन एक सॉल्व किया। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, एक और क्वेश्चन को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बोलता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताइए, नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो बताइए कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे, रीऑर्डर पॉइंट बताइए, रीऑर्डर पॉइंट बताइए। साथ में ध्यान रखिए कि साल में 360 दिन ही होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन से साल में 365 डेज होता है, लेकिन यहाँ पर 360 डेज एजम्पशन करने के लिए बोल रहा है। क्यों, क्योंकि ये रीऑर्डर पॉइंट के बारे में बताता है, रीऑर्डर पॉइंट के बारे में बताता है। ये थ्योरी का सब्जेक्ट है, रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है, जिसको मैं क्लास में बहुत अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर क्योंकि मैं फास्ट बता रहा हूँ सारी चीज़ों को, ये हमारा क्रैश कोर्स है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि एनुअल कंजम्पशन, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको हमने ए करके इंडिकेट किया कि पूरे साल में 4 लाख यूनिट का कंजम्पशन है। ऑर्डर कॉस्ट जो होता है 20 पर ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर कॉस्ट यानी कि ओ हमारा 20 पर ऑर्डर है। उसके बाद सेफ्टी स्टॉक 5000 यूनिट, सेफ्टी स्टॉक जो है ना ये आपका यूज होएगा रीऑर्डर पॉइंट को कैलकुलेट करने में, रीऑर्डर पॉइंट को कैलकुलेट करने में। प्राइस पर यूनिट यानी कि सी, हमारा ये क्या है, प्राइस पर यूनिट यानी कि सी। और उसके बाद कैरेज कॉस्ट 20% ऑफ परचेज प्राइस यानी कि आई। किसी किसी क्वेश्चन में ना सी आई डायरेक्ट दिया रहेगा। यहाँ पर बोला जाएगा कि कैरेज कॉस्ट जो है, मान लीजिए अगर बोला रहता है 4 रुपया पर यूनिट पर एनम, तो आपको समझ जाना रहता कि सी और आई को मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, ऑलरेडी दे दिया है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो हमको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए 4 इंफॉर्मेशन चाहिए था, 2AO डिवाइडेड बाई CI। चारों इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल चुका है, तो हम लोग सीधा दो मल्टीप्लाई बाय 4 लाख इंटू ओ का मतलब यहाँ पर 20 पर ऑर्डर है। उसके बाद सी का मतलब यहाँ पर आपका 4 रुपये है और 20%, 4 रुपये है और 20%। इस तरीके से हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर दूसरा सवाल हमारा आता है नंबर ऑफ ऑर्डर, जैसा कि हम लोगों ने देखा था एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ, ये फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ ऑर्डर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब जहां तक बात करते हैं हम लोग रीऑर्डर पॉइंट की, ये जो तीसरा सवाल है रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना, ये बोलता है सेफ्टी स्टॉक। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब ही होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपको रीऑर्डर करने का वक्त आ गया है, तो आप सेफ्टी के लिए मैनेजमेंट जो है हर वक्त 5000 यूनिट रखना चाहती है अपने पास। ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि ये इतना कितना सेफ्टी ऑर्डर रखना चाहेगी। उसके बाद जो है ना, जो आपका यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर विच शुड बी प्लेस्ड इन ईच ईयर। ठीक है, और यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए, हाँ, जनरली 3 डेज इट टेक्स फॉर डिलीवरी, यानी कि कितना दिन लेता है डिलीवरी में, इसको लीड टाइम कहा गया है। डिलीवरी में कितना दिन लेता है, जी हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर डिलीवरी में कितना समय लगता है ये हमको जानना जरूरी है, ताकि हम जो है अपना रीऑर्डर पॉइंट निकाल सके। रीऑर्डर पॉइंट होता है सेफ्टी स्टॉक, और उसके बाद जो है ना लीड टाइम, लीड टाइम मतलब इन, एक तो सेफ्टी स्टॉक तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा इन 3 दिनों जो रोज का खर्चा ना 3 दिन आने में लगेगा, तो 3 दिन का जुगाड़ चाहिए, 3 दिन का जुगाड़ चाहिए। मतलब यहाँ पर लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय डेली कंजम्पशन, डेली कंजम्पशन। अब हम लोगों को डेली कंजम्पशन तो पता है नहीं, तो हम लोग ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम लोगों को एनुअल कंजम्पशन पता है 4 लाख यूनिट का, डिवाइडेड बाय साल में 360 दिन मान के चलना है, तो एक दिन का पता चल गया। जब एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 360 और लीड टाइम हमारा है 3 डेज, 3 डेज मल्टीप्लाई बाय, तो ये हम लोगों को पता चल गया लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय डेली कंजम्पशन क्या होगा। और सेफ्टी स्टॉक हमारा दिया गया है 5000 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम लोग रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने चीज़ों को जल्दी में बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स है, और ऑलरेडी जो है इस चैप्टर को हम लोगों को 30 से 35 मिनट में खत्म करना था, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी टाइम ले लिया ऑलरेडी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इन्वेंट्री का, फीफो मेथड से कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को स्टेटमेंट बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अभिनव झा क्लासेस एंड कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल
जो कि इशू किया गया है और क्लोजिंग हम लोगों को पूछ रहा है। तो जो क्वेश्चन में जानकारी दी रहेगी, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त में, ये फीफो वाला वगैरह वगैरह क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त में आप पेंसिल जरूर रखोगे। एग्जाम हॉल में जाते वक्त में आपको पेंसिल जरूर रखना है, ताकि शॉर्ट में आप चीज़ों को मार्क कर सको, जैसा कि मैं शॉर्टकट टेक्निक सिखाता हूँ। बाद में क्या करेंगे, जो पेंसिल से आपने लिखा ना उसको डिलीट मार दोगे। पहली बात है कि यहाँ पर मटेरियल का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आप नाम दोगे अपनी सुविधा के लिए। जैसे कि यहाँ पर जितनी बार परचेज किया है उतनी बार नाम दोगे। यहाँ पर मटेरियल ए, इसका नाम दिया, इसका नाम दिया बी और इसका नाम दिया सी। अब हम लोगों को पता चल गया मटेरियल ए, बी और सी का क्या नाम है। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस भी बताना है। तो ये आप देख सकते हो कि 20 @20 ये परचेज में किया इतना में, तो इस दिन का क्लोजिंग स्टॉक 200 मल्टीप्लाई बाय 20 ही होगा। इस दिन का क्लोजिंग स्टॉक 400 मल्टीप्लाई बाय 30 ही होगा। अब यहाँ पर जो है ना 16 तारीख को कंजम्पशन किया गया है 100 यूनिट का, क्योंकि ये फीफो मेथड यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ए और बी में पहले कौन आया, ए और बी में पहले कौन खरीदा के आया, तो ए खरीदा के आया। तो यहाँ पर हम लोगों को ए को कंज्यूम करना है, यानी कि आपको यहाँ पर लिख देना है ए। ये सारा ए बी सी जो लिखना है ना वो पेंसिल से लिखना है, और ये भी आपको पेंसिल से लिखना है, ए और बी है ये, ठीक है। तो यानी कि 200 हमारे पास है ए का, तो ए पहले जाएगा बाद में बी जाएगा। तो 200 में से और सफिशियंट है, तो 200 में से 100 गया आपका इशू किया गया, ठीक है, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20, 100 मल्टीप्लाई बाय 20 जैसे ही किया, अब हमारे पास इस डेट को क्या हो गया, इस डेट को हमारे पास ए बच गया 100 गया, तो 100 बच गया ए का 20 के हिसाब से, और बी पूरा का पूरा 400 बचा हुआ है 30 के हिसाब से। ये हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम लोगों को चाहिए अगले दिन को 300 यूनिट चाहिए, 300 यूनिट चाहिए, क्योंकि ए ऑलरेडी जो है वो हमारे पास अब सिर्फ 100 बचा हुआ है, लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, इसीलिए पहले ए को हम लोग आउट करेंगे। ए को आउट करेंगे, ए 100 रुपीज़ के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय कितने रुपीज़ ईच है, 20 रुपीज़ ईच है। उसके बाद 200 यूनिट और चाहिए। 200 यूनिट कहाँ से लेंगे, इस बी के 400 में से लेंगे। 400 में से 200 गया, यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाय 30, तो बी का हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया 400 में से 200 यूनिट। अब बी का बच गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस में बच गया ए का नील, और बी का बच गया 400 में से 200, यानी कि 200 @30 बी का हमारा बचा हुआ, स्टिल बचा हुआ है। अब यहाँ पर जब हम लोग इशू करेंगे तो आप देख सकते हो कि सी भी आ चुका है, मटेरियल सी भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पहले बी का बचा हुआ है उसको पहले कंज्यूम करना है। तो पूरा का पूरा सिर्फ 200 चाहिए, और 200 बी का बचा हुआ है, तो 200 बी का हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक में बी हो जाएगा नील, और उसके बाद सी रह जाएगा पूरा का पूरा। फिर हम लोगों को बात करते हैं कि और 50 यूनिट चाहिए। अब हमारे पास सिर्फ सी बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, तो सी को हम लोग 50 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक बच गया, इस 200 में से 50 गया, 150 सी का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, 150 मल्टीप्लाई बाय 40। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका प्रेजेंटेशन आप अच्छे तरीके से कर लोगे, और ये कॉन्सेप्ट आसान है। अगर आपको ये बताते वक्त में कन्फ्यूजन हुआ हो तो एक बार आप सॉल्व करके देखो, और फिर बैक करके जो है ना आप सुन लेना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे वो लीफो मेथड से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि अभिनव झा कंपनी हैज ओपनिंग स्टॉक 400 यूनिट्स @11 पर यूनिट। तो हमारा ए ओपनिंग स्टॉक में ही दिया गया है, ठीक है, ए। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बी, सी, डी और ई। जैसा कि मैंने बोला था कि पेंसिल से सबसे पहले सारे स्टॉक का नामकरण कर लेना, भले ही नाम नहीं दिया गया है उसके बावजूद भी। मेटेरियल इशू किया गया पहला दिन ही 300 यूनिट। ये कहाँ से इशू किया जाएगा, क्योंकि ये लीफो मेथड है। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो अंत में आया वो पहले जाएगा। लेकिन हमारा 3 तारीख को हमारे पास केवल ए अवेलेबल है, केवल ए अवेलेबल है, तो हम लोगों को ए ही का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ए का इस्तेमाल हुआ 300 आपका 11 के हिसाब से। तो ए बच गया कितना, ए आपका बच गया 100 11 के हिसाब से। 400 में से 300 गया, एक बच गया 100। अब हमारा बी आ गया, अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। बी आ गया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी कितना है आपके पास 200 @12 इस तारीख को। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि लीफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में इन कौन किया है, बी किया है। तो पहले उल्टा गति से यहाँ पर चलेंगे, फीफो का उल्टा। बी यहाँ पर है तो 100 में से पहले बी जाएगा, तो 100 का 100 में से बी जाएगा, यानी कि 100 @12 ये हमारा बी गया।
ये हमारा बी पहले गया क्योंकि लिफो मेथड है ये, यानी कि ए स्टिल बचा हुआ है 100 का एट द रेट ऑफ 100 और अब बी बचा हुआ है 100 का 100 एट द रेट ऑफ 12। ये क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है। अब हमारी कहानी आती है कि हमको 200 यूनिट चाहिए, तो ये ए का भी 100 बचा हुआ है और बी का भी 100 बचा हुआ है। ठीक है, ये एट द रेट ऑफ 11 होगा, सॉरी, ये ए का भी बचा हुआ है और ये दोनों मिलके, तो यहाँ पर जो है ना पहले बी जाएगा और उसके बाद ए जाएगा और दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आ जाता है सी। अब हमारा आ जाता है सी। सी की कहानी आती है, सी खरीदा गया 300 एट द रेट ऑफ 14 के हिसाब से। हमारा ए और बी दोनों ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका रखा है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सी को यूज करने के अलावा, तो हम लोग अब सी का इस्तेमाल करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 14 के हिसाब से। अब सी स्टिल बच गया 100 मल्टीप्लाई बाय 14 के हिसाब से, आपका सी बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में। फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते, अब हमारे डी भी आ गया 400। 400 हमको कंजम्पशन करना है, लेकिन हमारे बीच में डी आ गया 400 एट द रेट ऑफ 15 के हिसाब से बचा हुआ है, तो पहले डी को ही हम लोग कंज्यूम करेंगे क्योंकि ये लीफो मैथड है। तो 400 मल्टीप्लाई बाय, अब डी खत्म हो गया, सिर्फ बच गया सी। 100 मल्टीप्लाई बाय 14, अभी भी सी बचा हुआ है, अभी भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में सी बचा हुआ है लीफो मैथड के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने ई भी खरीद लिया, तो लास्ट में बच गया सी और ई, ये दो, ये 100 के 16 के हिसाब से, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ रह गया। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी और इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर का जो है ना कुछ प्रैक्टिकल्स देखे। अब थोड़ा सा और देखने के बाद हम लोग थोड़ा थ्योरी डिस्कस करेंगे और इस तरीके से क्रैश कोर्स का पहला अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट किया। तब तक के लिए, अगले क्लास तक के लिए, जय राम जी की।